और आदिवासियों संगठन चलाने वाले मेरे जो भी लोग हैं, आपका कोई संगठन है, आप किसी संगठन से जुड़े हैं, कोई राजनीतिक संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, सभी को एक अपील है कि दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और आप अपने एरिया में से इस बात का विरोध करो, निषेध करो कि अगर ये हो जाता है, आपका नाम बदल के विचारधारा चेंज हो जाती है, तो आने वाले कितने भी सालों में हम अपना सर कितना भी पटक ले, हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं राहुल खन्ना के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बाकी की बातें नहीं बताऊंगा। कल की न्यूज़ थी लोक सत्ता न्यूज़पेपर में, उसमें बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हो रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा, यह सभ्यता को सरस्वती नाम दिया जा रहा है। दोस्तों ये कहाँ हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी के डिग्री के जो एजुकेशन लेते हैं हिस्ट्री वाले लोग, उनके चैप्टर में यह बदलाव किया गया है। दोस्तों देखिए यह कितनी बड़ी बात है। आपको नहीं बड़ी लगती होगी, लेकिन ट्राइबल समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसका इतिहास कहीं ना कहीं से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वो लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं जिनका उस इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, जिनका उस इतिहास से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी अपनी कल्चर अपनी ज़बरदस्ती से वहाँ पे थोपना चाहते हैं। और दोस्तों इसके लिए आज का वीडियो है। आज का वीडियो आपको इसलिए पूरा देखना है क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद कोई भी शंका आपके दिल में नहीं रहेगी। आप क्लियर कट लोगों को बता सकते हो कि इनका संबंध इस संस्कृति सभ्यता से बिल्कुल नहीं है, फिर भी यह लोग ज़बरदस्ती से इससे संबंध लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि नाम बदल जाने से, नाम बदल देने से विचारधारा बदल जाती है। आज तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जब से मैं अब बात करूंगा 1875 की, तब से जो सर्वेक्षण शुरू हुआ हड़प्पा सभ्यता का, तो 1921 में इसकी स्पीड बढ़ गई। सर जॉन मार्शल के प्रतिनिधित्व में इसकी और खुदाई की गई और 4000 से ज़्यादा वहाँ पे मुद्राएं मिली और वो मुद्राओं को हर इतिहासकार अपने अपने नज़रिए से पढ़ने लगा। कुछ बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने तर्क निकाले और पहला तर्क ये था कि ये सभ्यता प्रोटो द्रविडियन लोगों की है। अभी आप समझ सकते हो, प्रोटो द्रविडियन थ्योरी में वो ही लोग आते हैं जो आदिम काल से निवास करते हैं, यहाँ के ट्राइबल है, इंडिजिनियस है, तो इनका इससे कोई संबंध ही नहीं है। फिर भी ये लोग, जैसे कि मैंने सनौली का एपिसोड देखा, सनौली का उत्खनन उत्तर प्रदेश में हुआ और उसके बारे में हर एक वहाँ का साइंटिस्ट उन पुराने ग्रंथों के आधार पर ही बोल रहा था। यानी इनका ये कहना है कि ग्रंथों के, जब ग्रंथ नहीं थे तब कोई नहीं था, जब ग्रंथ नहीं थे तब कोई सभ्यता नहीं थी। ये लोग अपने धर्मों के चश्मों से इन सभ्यता को देखते हैं और ये मानते हैं, ये कहते हैं कि यह सभ्यता किसी धर्मों की एक गुलाम है, धर्मों की ठेकेदारी में आती है, और ये दृष्टिकोण गलत है। और इस न्यूज़ में, सीधे लोक सत्ता में दिखाए गए न्यूज़ में, जब ये सरस्वती नामांकन करने की कोशिश चल रही है, तो बहुत सारे प्राध्यापकों ने इसका विरोध किया है। देखिए दोस्तों, अनपढ़ लोगों ने विरोध नहीं किया है, वहाँ के हिस्ट्री पढ़ाने वाले, हिस्ट्री पढ़ने वाले प्रोफेसर लोगों ने इसका विरोध किया है। कुछ तो बात होगी, क्योंकि ये नाम, आपके मोहल्ले का नाम, आपके गांव का नाम तो कब का चेंज कर चुके हैं। इस सभ्यता को अगर ये नाम के हाथ में चेंज कर देंगे तो आने वाला जो स्टूडेंट है वो ये पढ़ेगा कि नहीं, ये इसी धर्म की सभ्यता है, जबकि उस सभ्यता काल में कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। उस सभ्यता काल में कल्चर अस्तित्व में था। और आपको बता दूं, धर्म काल्पनिकता सिखाते होंगे, लेकिन आपका कल्चर आपकी वास्तविकता दिखाता है। तो इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो आप देखिए, मैं पूरा पर्दाफाश कर दूंगा कि इन लोगों का इस सभ्यता से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों मैं पहले बात करूंगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक आस्को परपोला की, जिनकी एक बहुत बड़ी मोटी किताब है, जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की मुद्राओं को अच्छी तरह से वहाँ पे रखा है। और उनके इस किताब के ज़रिए शोध करके डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब ने यह गोंडियन सभ्यता है यह सिद्ध किया है। तो पहले बात जानेंगे आस्को परपोला की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हेलसिंकी विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज के साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर एयर कॉपर्स एंड इंडस सील्स के संपादक आस्को परपोला के अनुसार सन 1920 में सिंधु घाटी के पंजाब परिक्षेत्र में स्थित हड़प्पा में
पुराविदों द्वारा किए गए उत्खनन में एक ऐसी अज्ञात सभ्यता प्रकाश में आई जो ईस्वी सन पूर्व 3000 वर्ष पुरानी और आर्यों के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के ऋचाओं की रचना होने के पूर्व ही नष्ट हो चुकी थी। ऐसी कोई भी स्पष्ट जानकारी आज उपलब्ध नहीं है जो यह बता सके उस सभ्यता के नायक राजा महाराजा कौन थे, उनकी प्रजा कौन सी थी, उनके आराध्य देवताओं के नाम क्या थे और उनकी भाषा शैली कौन सी थी। सीधे आस्को परपोला के जो निरीक्षण है वो ये कहते हैं कि इनके ग्रंथ बनने से पहले यह सभ्यता थी और वो नष्ट भी हो चुकी थी या नष्ट किया गया था। इसका मतलब ये है कि इनके ग्रंथों से इस सभ्यता का कोई भी वास्ता नहीं है। दोस्तों, इसका उत्खनन करने वाले सर जॉन मार्शल, जिनके ऊपर ये उत्खनन की जिम्मेदारी थी और उनके प्रतिनिधित्व में ये चल रहा था, उनका अंदाजा हम सुनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था की जानकारी उनके मुद्राओं में बनी चित्रकृतियों से प्राप्त होती है। वे पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर आदि सभी प्रकृति के जीवाश्मों की पूजा किया करते थे। वे सभी जीव जगत को जन्म देने वाली शक्ति सल्ला और गांगरा अर्थात शाली और ग्राम शक्ति की पूजा माता पिता शक्ति के रूप में किया करते थे, जिसके प्रतीक वह प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। इसी आधार पर सर जॉन मार्शल ने 1924 में सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता यह आर्येतर सभ्यता है और इसकी भाषा द्रविड़ पूर्व परिवार से होने की प्रबल संभावना है। आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन एक बात बता दूं, आर्य के पहले की यह सभ्यता है, इसका आर्यों का कोई भी लेना देना नहीं है और इनकी जो भाषा है वो द्रविड़ पूर्व भाषा है। द्रविड़ समुदाय में जो आदिम लोग आते हैं, द्रविड़ पूर्व, प्रोटो द्रविडियन हम कहते हैं, भील, मीना, गोंड, ऐसे जो लोग आते हैं जो द्रविड़ पूर्व माने जाते हैं, उनकी भाषा से इनका डायरेक्ट संबंध है। यह सर जॉन मार्शल ने यहाँ पे कह दिया है। इसके बाद आप एक इतिहासकार का सुनिए। अपना अधिकांश जीवन भारत में गुजारकर सिंधु लिपि का अध्ययन करने वाले स्पेन के स्यूट हेनरी हेरास का मत है कि मार्शल के सूचनाओं के अनुसार सिंधु लिपि का अध्ययन प्रोटो द्रविडियन भाषा की रचना उसके वर्तमान में प्रचलित अनुजात भाषाओं का अध्ययन कर की जा सकती है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि सिंधु सभ्यता के भाषा की लिपि चित्र धन्वायात्मक है, जिसके चिन्ह अक्षरों के प्रतीक नहीं बल्कि पूर्ण शब्द के प्रतीक है। इन्होंने ये बात कही है कि जो सिंधु घाटी प्रोटो द्रविडियन जो भाषा है उससे संलग्न है और यह कोई शब्द नहीं है, यह कोई अक्षर नहीं है, यह पूरा एक शब्द है। और जब कंगाली साहब ने भी पढ़ने की कोशिश की और वो पढ़ चुके हैं, तो एक अक्षर, एक जो शब्द है वो अक्षर नहीं तो एक शब्द है। इरावतन महादेवन के अनुसार भारतीय आर्य परंपरा हड़प्पन सभ्यता के बाद की है, परंतु उसमें हड़प्पन सभ्यता के गृहीत शब्द प्रचलित होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हड़प्पन सभ्यता का अंत होते ही पश्चात आर्य परंपरा प्रस्थापित हुई। इरावतन महादेवन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जब मिट चुकी तब ही आर्य परंपरा आगे आई, तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जिस इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जबरदस्ती से किया गया, वो भी यह सिद्ध हो सकता है, लेकिन इस संस्कृति से आर्य संस्कृति का कोई भी संबंध नहीं है। और दोस्तों एक बात बता दूं, मोहनजोदारो इस मूवी में जो लास्ट में नदी की बाढ़ से जो दिखाया गया है, जो सभ्यता नष्ट होती हुई दिखाई दी है, और बाकी इतिहासकारों को जो अवशेष मिले उसमें जलकर वो सभ्यता नष्ट हुई। इस दोनों कारणों में बाढ़ होके वो सभ्यता नष्ट हुई, इसका कोई भी प्रमाण किसी को नहीं मिला है, और जलकर नष्ट हुई इसका प्रमाण इतिहासकारों को मिला है। सन 1967 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नृतत्व शास्त्र के प्राध्यापक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सम्मानीय संवाददाता वाल्टर ए फेयर सर्विस ने सिंधु लिपि की पढ़ाई करने के लिए द्रविड़ भाषाओं की गहराई से अध्ययन किया और सिंधु लिपि का भाषांतर करने के लिए एक नमूना विशद किया है। उसके अनुसार हड़प्पन भाषा मूलतः द्रविड़ पूर्व भाषा है और उसके लिपि की प्रणाली शब्दाक्षरिक है। दोस्तों इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ जितना आपको समझ में आए। यह द्रविड़ पूर्व भाषा है। जब वहाँ पे द्रविड़ पूर्व भाषा चलती थी तब आप कैसे कह सकते हो कि कोई दूसरा कल्चर वहाँ पे रहता था। और इसी प्रकार से ढूंढने की कोशिश मोतीराम कंगाली साहब ने की और उन्होंने इस मोहरों को पढ़ लिया है। ये सरस्वती नाम बनाने वाले लोग, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इसको पढ़ा है? क्या आपने इस सभ्यता का रिसर्च किया? अगर नहीं किया है तो एक धर्म के नाम पर इस सभ्यता को थोपने का कारण क्या है? क्या आप एक एजेंडा चला रहे हैं, उस एजेंडे के तहत
आप ये लोगों को बता रहे हैं कि ये सभी हमारा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ के ट्राइबल लोग सबसे आदिम, सबसे पुराने हैं, उनके कल्चर को लेके बात नहीं की गई। आपने सनौली में क्या दिखाया? सनौली में ये दिखाया एक रथ के पीछे उन्होंने बहुत बड़ा एपिसोड बना दिया। आपको बता दूं, जब पहिए का उद्गम हुआ तब वो काल कौन सा था, जब रथ के पहिए बने। आपको मैं और बता दूं, गोंडियन कल्चर में जिसको छकड़ा कहा जाता है, हम उसे रेंगी कहते हैं। एक आदमी उस पर बैठ सकता है, बिल्कुल रथ जैसा होता है, और वो चलने के लिए स्पीड से चलता है। और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रेंगी यानी छकड़ा का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी गांव-गांव में शंकरपट होते हैं, उसमें वही छकड़ा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उस पर बंदी ला दी है। तो वो छकड़ा जो आप रथ रथ कह के रट लगा रहे हो, तो उन सभी इतिहासकारों को एक कहना है, कभी आपने इस ग्रंथों के बाहर निकलकर यहाँ के आदिम समुदाय के इतिहास से उस सभ्यता को कंपेयर करने की कोशिश की? अगर नहीं की तो आप पूरी तरह से इतिहास नहीं जानते, कुछ ना कुछ आप हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हो। प्रोटो द्रविडियन कल्चर की हम अगर बात करेंगे इस प्राचीन धरोहर की, तो यहाँ पे गोंड, मीना, भिल ऐसे लोग आते हैं। इन लोगों की अलग भाषा है, इन लोगों का अलग कस्टम है और इनका कस्टमरी लॉ है। और दोस्तों, इनके अगर कल्चर से हम वास्तविकता देखें तो सेंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन यह किताब बराबर सही बैठता है, क्योंकि उस हड़प्पा में मिली हुई स्त्री का जो स्टैचू है, जो यहाँ पे कंगन्स पहने हैं, वो आज भी ट्राइबल कल्चर में राजस्थान की तरफ पहने जाते थे। पहले हस्तिदंतु होते थे, उसके बाद धातुओं का प्रयोग किया गया, आज चांदियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो पहने जाते हैं। दोस्तों, जिस सिलों में ज़्यादा से ज़्यादा सिगमोहर धारण किए हुए लोग वहाँ पे दिखाए गए, वो सिगमोहर आज भी बस्तर में गोंड समुदाय पहनता है, और वो लिंगो पहनते थे जो हमारे पांदी पारिक उपार लिंगो है। दोस्तों देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ट्राइबल कल्चर का इतिहास दबा के एक नई कल्चर आप ज़बरदस्ती से उपस्थित करना चाहते हो तो ये गलत है, और इसका विरोध भी होना चाहिए। और मैं इस चैनल के द्वारा पूरे ट्राइबल समाज के तरफ से इस बात का मैं निषेध करता हूँ। और अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो आप इसकी विचारधारा भी चेंज कर देंगे। मैं भी जानता हूँ कि कंगाली साहब ने इसका रिसर्च किया है, लेकिन हम किसी पे थोपते नहीं है। हम बताते हैं कि आप भी रिसर्च करिए और देखिए हमने क्या क्या ढूंढा है, और जब दुनिया मानेगी तब हम भी कह देंगे। लेकिन हमने कभी भी इस कल्चर का नाम चेंज करने की कोशिश नहीं की है। और मैं ये भी 100% जानता हूँ कि यह सभ्यता जो है वो ट्राइबल समाज की है। और आदिवासियों संगठन चलाने वाले मेरे जो भी लोग हैं, आपका कोई संगठन है, आप किसी संगठन से जुड़े हैं, कोई राजनीतिक संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, सभी को एक अपील है कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और आप अपने एरिया में से इस बात का विरोध करो, निषेध करो, और इस गवर्नमेंट को जो भी आप कर सकते हो, निषेध कर सकते हो, उस तरीके से आप इसका निषेध करो। क्योंकि अगर ये हो जाता है, आपका नाम बदल के विचारधारा चेंज हो जाती है, तो आने वाले कितने भी सालों में हम अपना सर कितना भी पटक ले, हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और ये जो लोग हैं, ये लोग अपने कल्चर से आन फान कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, और इसके वजह से किसका अगर इतिहास ख़त्म होगा तो यहाँ के ट्राइबल लोगों का इतिहास ख़त्म होगा। और ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर हम आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कल हम आवाज़ उठाने लायक रहेंगे, यह भी एक सवाल है। तो दोस्तों समझिए इस बात को, जो हड़प्पा संस्कृति है, जहाँ पे वो सभ्यता मिली है, उसी नाम से वो रहे जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाती वो कौन से संप्रदाय की कौन सी सभ्यता है। किसी को भी इसका अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म से, अपने विचारधारा से इसको जोड़े। और जिन लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है उनसे मेरे सवाल है कि आपने इसको पढ़ा है, समझा है, कौन सी सभ्यता है, दुनिया के सामने पहले लाइए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।